बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट। आज हम जा रहे हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ, जो हमारा बुक का 12th चैप्टर बनता है। आज हम इसको देखेंगे कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ये चैप्टर रिलेटेड किस चीज के है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे नॉलेज में किन किन चीजों का इजाफा होगा, कौन कौन सी में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बच्चे चलते हैं चैप्टर के नाम की तरफ। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है बच्चे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब कोऑर्डिनेशन क्या चीज है बच्चे, एक कॉमन आप इंग्लिश में मतलब सुनते हैं कि कोऑर्डिनेशन। अब बच्चे कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि किसी के साथ चलना, लिंक बना के रखना, मदद करना। इन अ सेंस हम इस तरह ले सकते हैं, आपस में मदद करके काम करने को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से काम हुआ है, इन दोनों ने मिलकर यह प्रोजेक्ट बनाया है। तो बायोलॉजिकली हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग से एनिमल से कोऑर्डिनेशन का क्या ताल्लुक बनता है, क्या जोड़ बनता है। तो बच्चे अगर हम देखें तो हमारी बॉडी बेस्ट एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन की। खुद हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, ये सारे के सारे, ये सब के सब कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहे हैं। हर काम में कोऑर्डिनेशन है, हर पहला काम आने वाले अगले काम से लिंक कर रहा है, हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ लिंक्ड है। ऑक्सीजन के पैसिव एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन इस्तेमाल किसने करनी है, सेल ने। ऑक्सीजन को बॉडी में लाने वाला कौन है, लंग्स है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नॉस्ट्रिल से शुरू होके लंग्स तक के लिए, एलुलाई तक के लिए पूरा एक सिस्टम है ना। अच्छा, अब ब्लड में ऑक्सीजन को शिफ्ट करने के लिए हार्ट की मदद लेनी पड़ी, अब ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ी। तो एक तो हो गया ये कोऑर्डिनेशन। मजीद कोऑर्डिनेशन की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बच्चे हम 2 लफ्ज सुनते हैं, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है। अब एक बात अगर आप ऑब्जर्व करें, आपका जो हाथ है, आपके जितने भी स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स बच्चे के हैं, जितने भी मसल्स जो आपके स्केलेटन से अटैच हैं, वो स्केलेटन मसल्स हैं। तो बच्चे जो आपका हाथ है, बाजू और टांगे हैं, इनको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। आई एम मूविंग माई हैंड, इट्स अंडर माई कॉन्शियस। मैंने चाहा, मैंने हाथ को रोटेट किया, चाहा तो वहीं रोक दिया। जबकि क्या आप में से कोई मुझे कह सकता है कि उसकी हार्ट बीट उसके कंट्रोल के अंडर है। जब चाह हार्ट बीट रोक ली, जब चाह दिल को धड़कने से रोक लिया, जब दिल किया, दिल को कहा हाँ जी भाई वापस शुरू हो जाओ अपने काम पे। या कोई बच्चा आप में से मुझे ये कह सकता है कि सर आई कैन कंट्रोल माई डाइजेशन। खाना खा लिया, उसके बाद स्टमक जाने और वो खाना जाने, आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, डाइजेशन ऑटोमेटिकली होगी।
तो बच्चे वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल के अंडर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी स्केलेटन मसल्स की, हमारे कंट्रोल के अंदर है। फिर हम चलते हैं इनवॉलेंट्री की तरफ। अब इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री बच्चे ऐसे एक्शंस हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस के कंट्रोल के अंडर नहीं है, जो हमारी मर्जी के अंडर नहीं है, वो है इनवॉलेंट्री एक्शंस। एग्जाम्पल देके मैंने आपको क्लैरिफाई किया, स्केलेटन मसल्स की मूवमेंट हमारी मर्जी के अंडर है, वॉलेंट्री। जबकि हार्ट बीट, दिल का धड़कना हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आपके चैप्टर नंबर 10 की तरफ लेके जाऊं, तो उसमें हमने पढ़ा था ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के मुतालिक हमने पढ़ा था कि अप टू सम एक्सटेंट ये वॉलेंट्री है। क्यों? क्योंकि आप कुछ देर तक, कुछ सेकंड्स तक ब्रीथिंग को रोक सकते हैं, हमारे कंट्रोल के अंडर आ गया ना, सांस ने रोक दिया। बट एक सर्टेन लिमिट ऐसी आएगी कि जब आप मजबूर हो जाएंगे, आपकी बॉडी की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जो आपको कंपेल करेगी सांस लेने में। तो ब्रीथिंग तो हो गया ना इधर का ना उधर का, दरमियान वाला। इधर से भी अच्छी इस्लाम दो है, उधर से भी अच्छी इस्लाम दो है। बहरहाल ये हो गए एग्जांपल्स, और डिफरेंस हमें पता चल गया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का। जो हमारे कंट्रोल के अंडर है वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है इनवॉलेंट्री। अब आते हैं बैक टू कोऑर्डिनेशन की तरफ, जहां से हम उसको छोड़ा था उसको वहां से कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चे अगर आप ऑब्जर्व करें भागते हुए, तो क्या सिर्फ हमारे स्केलेटन मसल काम कर रहे हैं? क्या मूवमेंट या एनर्जी हमारे स्केलेटन मसल्स यूज कर रहे हैं, बाजू की मसल, जो लेग के मसल? नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब आप भाग रहे हैं, आपकी नजरें ट्रैक की तरफ होती हैं। कोई पत्थर तो नहीं आ रहा, कोई हर्डल तो नहीं आ रहा, कोई बैरियर तो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने एट अ टाइम वर्क करना है, मेजरमेंट करनी है कि अगर एक ईंट आ रही रास्ते में तो उसके ऊपर से अगर जंप करना है तो कितनी देर पहले पांव को उठा देना है, कितनी देर बाद वो वापस वहां पहुंच जाएगा। जंप अगर लेना है तो कितना बड़ा लेना है, कितनी एनर्जी उसके लिए चाहिए। प्लस जब आप रनिंग कर रहे हैं तो क्या आपकी हार्ट बीट इंक्रीज नहीं हो जाती? क्या आपको सांस नहीं ज्यादा फूलना शुरू हो जाता? क्यों? जब आपने भागना शुरू किया, स्केलेटन मसल्स ने काम शुरू किया, उनकी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गई। क्यों? एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के बढ़ने का मतलब यह है कि ब्लड को जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाना होगी और तेज से तेज ऑक्सीजन पहुंचाना होगी। जल्दी से जल्दी और तेज से तेज और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी होगी सेल तक, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लेकर लंग्स और लंग्स से बाहर और बॉडी के। तो अगर ब्लड की मूवमेंट तेज करवानी है तो क्या उसके लिए हार्ट बीट का इंक्रीज होना लाजमी नहीं है? हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड की सर्कुलेशन फास्ट होगी ना। ये भी हो गया। अब बाहर से ज्यादा और जल्दी ऑक्सीजन लोगे तो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करोगे,
और हार्ट उसको सेल तक लेके जाएगा ना। तो सिमिलरली एट द सेम टाइम क्या हुआ, सांस लेने की रफ्तार भी अब बढ़ गई। अब बच्चे सिर्फ भागने में आप देखें, आंखें भी इस्तेमाल हो रही हैं, ब्रेन भी यूज हो रहा है, लंग्स भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हार्ट भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब कितनी सारी चीजें, कितने सारे ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन से आपकी रनिंग बन रही है। तो यही बात हमें कहता है, इसी बात की तरफ हमें वो लेके चलता है। वो हमें कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन है ना इंसानों में, ये सिर्फ एक ऑर्गन पे डिपेंड नहीं करती। वो कहता है कि कोई भी टिश्यू है बॉडी में, या कोई भी ऑर्गन है अगर बॉडी में, तो कभी भी अकेला कोई काम नहीं कर सकता। उसको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, किसी से कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक अकेला, दो, 11। तो भागने में स्केलेटन मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, और इवेंचुअली मैं कह सकता हूं ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने में, लंग्स ने भी कोऑर्डिनेट किया, हार्ट ने भी कोऑर्डिनेट किया, ब्रेन ने भी कोऑर्डिनेट किया, आईज ने कोऑर्डिनेशन किया, पर इन सेंस ऑफ देखने की सूरत में हम कह सकते हैं, इन सेंस ऑफ सीन। ठीक है बच्चे। अब अगर हम डायग्राम पे हैं जो ह्यूमन की बनी है, इसमें आपको एक ह्यूमन रनिंग करते हुए नजर आ रहा होगा। तो अब देखिए उसका ब्रेन जो सेंट्रल पॉइंट है, अब ब्रेन ही वो सेंटर है, ब्रेन ही वो बॉडी का सीपीयू है, जहां से इन सारी जगहों की ऑर्डर निकल रहे हैं। अच्छा ये चीज ऐसा कर दे, लंग ब्रीदिंग का रेट बढ़ा दे, हार्ट अपना हार्ट बीट बढ़ा दे, स्केलेटल मसल्स फास्ट मूव करना शुरू कर दे। इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? इनका सेंट्रल पॉइंट कौन है? इनका पाइवट पॉइंट कौन है? वो बच्चे ब्रेन है। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के पीछे हाथ किसका? ब्रेन का है। तो अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ब्रेन एट अ टाइम स्केलेटन बस उसको भी कंट्रोल कर रहा है, हार्ट को भी, लंग्स को भी। तो मैं एक बड़ी प्यारी सी बात कहता है वो कहते हैं द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन बॉडीज ऑफ multicellular organisms do not work independently of each other। वो कहता है ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जो मसल्स हैं, वो एक दूसरे के अलावा काम नहीं करते। वो एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से, एक दूसरे के सहारे से, एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उस काम में रुकावट आ जाएगी, खलल आ जाएगा, मसला पड़ जाएगा। दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज द नीड ऑफ होल बॉडी। अब ये सारे ऑर्गन्स काम किस तरह करते हैं? तो वो कहता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये बॉडी की नीड को, बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपना अपना काम करते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। जैसे लंग्स को पता चला कि ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ गई है, तो क्या हुआ, इनहेलेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस तेज हो गया। बॉडी की नीड के मुताबिक चले ना, हार्ट बीट तेज होगी। तो बच्चे हमें पता ये चला कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका मकसद क्या है, कि अपने आप को बॉडी के मुताबिक चलाएं, अपने आप को ब्रेन के मुताबिक चलाएं।
जो बॉडी के रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक काम करें। ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इनहेलेशन और एक्सपायरेशन को तेज करें। अभी नॉर्मल किसी को बेड पे लेटे चेयर पे बैठे तो नहीं होता ना कि सांस तेज तेज लेना शुरू कर दे, अनटिल और अनलेस कोई और मसला ना हो। एक नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा नहीं होता ना। तो इस बात से मैं ये समझ चलती है कि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर उसको अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, उन्हें मेंटेन करके रखना है, तो उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस मीन्स these activities are coordinated। तो कहता है इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी फंक्शन हो रहे हैं बॉडी में, जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हुई है, ओवरऑल एक्टिविटीज हो रही है बॉडी में, वो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और सबका मिलके काम करने का मकसद क्या है? बॉडी की नीड्स को, बॉडी की डिमांड्स को पूरा करना। तो बच्चे आइए भी बुक की तरफ चलते हैं, रीडिंग करते हैं और थोड़ा और मजीद एक्सप्लेन करते हैं। The coordination also enables the organism to respond the happening in the world around it। अब ये क्या बात हुई? कहता है एनवायरमेंट में जो चेंज आया है, एक ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में, उसके एटमॉस्फेयर में जो चेंज आया, उसको रिस्पॉन्ड करने में भी कोऑर्डिनेशन ही मदद कर रहा है। कैसे बच्चे? क्या हुआ? एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हो गया ज्यादा, फील किसने किया? स्किन ने। स्किन पे थे रिसेप्टर सेल्स जिन्हें सेंस किया कि आसपास टेम्परेचर हो जा रहा है ज्यादा। इसका सोल्यूशन क्या करें? स्किन के सेल्स ने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया। ब्रेन ने सोचा कि बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर तो मेंटेन करके रखना है ना, बाहर अच्छा टेम्परेचर, बाहर अच्छा टेम्परेचर है, सूटेबल टेम्परेचर है ये नहीं। अब बॉडी को तो 37 मेंटेन रखना है। अब ब्रेन ऑर्डर करता है स्वेट ग्लैंड्स को कि स्वेटिंग करें। उससे क्या होता है? इवेपोरेशन और कूलिंग इफेक्ट बॉडी पे। तो ऑर्गेनिज्म ने रिस्पॉन्ड किया अपने एनवायरनमेंट को। बिल्कुल। अब बच्चे मजीद आगे चलते हैं। One familiar example of coordination is the way in which muscles work together during movement। अब जो मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन की थी, ये उसी चीज पे आ रहा है। अब कहता है व्हेन अ प्लेयर रन्स टू कैच अ बॉल, एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है या हॉकी प्लेयर ले लें, जैसा मर्जी, तो वो कहता है वो बॉल के पीछे भाग रहा है। He uses hundreds of his muscles to move his arm, legs and back। वो कहता है उसके स्केलेटल मसल्स में ऑलमोस्ट मोर देन 100 मसल्स को वो इन्वॉल्व कर रहा होगा इस मूवमेंट के लिए। तो सारे मसल्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चे। His nervous system uses information from his sense organs and coordinate these muscles। अब नर्वस सिस्टम ने क्या किया? इंफॉर्मेशन ली, फीडबैक लिया उसके विजुअल सिस्टम से, उसके स्केलेटन मसल से, उसके हार्ट से, उसके लंग से, और इन सब को आपस में कोऑर्डिनेशन करने का कहा और इनमें कोऑर्डिनेशन बनाया। द मसल्स ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन
अब इस कोऑर्डिनेशन को करने का मकसद क्या था, इसका फायदा क्या हुआ, वो बताने जा रहा हूं। कहता ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन अ करेक्ट सीक्वेंस। एक सही, एक दुरुस्त, एक अच्छे तरीके में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं ताकि उसकी रनिंग स्मूथ हो, आपस में साथ दोनों लेग्स टकरा के ना वो गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट रेट्स आर इंक्रीज्ड। ब्रीदिंग का रेट और हार्ट बीट का रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी है, वजह ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा चाहिए। आगे चलते हैं बच्चे, अब देखते हैं आगे क्या बता रहा है। ब्लड प्रेशर इज एडजस्टेड। क्यों? क्योंकि वह ब्लड ही वो सोर्स है जिसके थ्रू हमने ऑक्सीजन पहुंचानी है सेल्स तक, और ब्लड के सर्कुलेशन के जिम्मेदार कौन है? हार्ट। अब बच्चे चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। टाइप्स की तरफ जाने से पहले मेरा आपसे एक और सवाल है कि जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे ना बच्चे, टू टाइप्स के होंगे। इनमें एक और भी बड़े मजे की चीज होगी कि एक क्या करेगा, सारे सिस्टम को हिला के दूसरी जगह एडजस्ट कर जाएगा। जैसे भागने में क्या हुआ, हार्ट बीट ऊपर चली गई है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया, तो इसको वापस नॉर्मल किसने करना है? बढ़ा तो दिया है, इसको वापस नॉर्मल पे कौन रहेगा? उसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार चाहिए ना, उसके लिए भी तो किसी की ड्यूटी चाहिए। तो इस बुनियाद पे हम दो सिस्टम बना देते हैं। एक को हम नाम देते हैं सिम्फेटिक का, और दूसरे को हम नाम देते हैं पैरासिम्फेटिक। अब ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर एक हार्ट बीट को बढ़ा रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होगा? हार्ट बीट को कम कर रहा होगा। अगर एक ब्रीदिंग को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होगा? ब्रीदिंग को डिक्रीज कर रहा होगा। अगर एक डाइजेशन को इंक्रीज कर रहा होगा, दूसरा उसको इनहिबिट कर रहा होगा। अब देखते हैं, अगर किसी को गुस्सा आया है, आप नोट करें, जो उसका प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे? उसके अलावा एट द सेम टाइम जो उसकी डाइजेशन है वो भी इनहिबिट कर दी जाती है। सारा उसके कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं है। बॉडी उसको प्रिपेयर कर रही होती है किसी भी सडन सिचुएशन के लिए। कि जो गुस्से में इंसान है कि उसकी लड़ाई हो रही है, उसका तो कुछ पता नहीं ना कि अभी वो मारदार शुरू कर दे, तो उसकी बॉडी उसको प्रिपेयर कर रही होती है इस काम के लिए। अब ये मजीद हमें डायग्राम से समझेगा अच्छे तरीके से। वो कहता है एक है सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, एक है बच्चे पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिम्फेटिक है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है फ्लाइट या फिर फाइट मोड के लिए, मतलब कि अचानक सडन काम के लिए। गुस्सा स्टेप में नहीं चढ़ता ना, अचानक चढ़ता है। तो अब ये काम क्या करेगा? डायलेट प्यूपल्स, जो आंखों में प्यूपल है इसको डायलेट करेगा। इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा के जो प्रोडक्शन है उसको रोक देगा। रिलैक्स इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा। रिलैक्स एयरवेज, एयरवेज को रिलैक्स करेगा। प्लस इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, जो डाइजेशन है, इनहिबिट का मतलब होता है बच्चे रोक देना, उसका रेट को कम कर देना। या तो रोक देना या फिर उसके रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर देना, बहुत कम कर देना। और बच्चे साथ ही साथ स्टिमुलेट अ रिलीज ऑफ ग्लूकोज, इनहिबिट गॉल ब्लैडर। अब ग्लूकोज तो चीज है जिसको इसने ब्रेक करके रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी निकालनी है, साथ ये भी होगा।
एंड इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स की भी एक्टिविटी को ये रोक देगा, कम कर देगा। अब ये काम तो सिम्फेटिक सिस्टम ने कर दिया, ये सारा कुछ बिगाड़ के चला गया। इसने अचानक बॉडी को प्रिपेयर किया था फ्लाइट या फिर फाइट मोड के लिए। अब ये तो हो गया, अब इसको वापस नॉर्मलाइज किसने करना है? तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी फंक्शन को वापस, हार्ट बीट को वापस रेगुलर रेट पे करना, डाइजेशन को प्रमोट करना, प्यूपिल्स को श्रिंक करना, कॉन्स्ट्रिक्ट करना, पैनक्रियास के काम को वापस बहाल करना। तो ये जो सिस्टम करेगा वो बच्चे पैरासिम्फेटिक सिस्टम। अब देखते हैं वो क्या काम करने जा रहे हैं। सारे काम इसके उल्ट होंगे। पहला काम बच्चे को कहते हैं कंस्ट्रिक्ट प्यूपल, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा प्यूपल को। आगे स्टिमुलेट स्लाइवा, जो स्लाइवा की प्रोडक्शन उसने कम कर दी थी, रोक दी, ये उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको वापस स्टार्ट करवाएगा। स्लो हार्ट बीट, हार्ट बीट को वापस अपने नॉर्मल रेट की तरफ लेके आएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवेज, असल में तो एयरवेज को डायलेट करने की जरूरत इसलिए पड़ेगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर लेके जा सके। तो अब इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ताकि नॉर्मल रेट पे एयरवेज की जो डायमीटर उनको एक वापस नॉर्मल रेंज में लेके आ सके। स्टिमुलेट्स एक्टिविटी ऑफ स्टमक, जो के सिम्फेटिक सिस्टम ने रोक दी थी, इनहिबिट कर दी थी डाइजेशन को, तो वो इसको वापस चला देगा, वापस स्टिमुलेट कर देगा। इनहिबिट अ रिलीज ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज की मजीद जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल लेवल की जरूरत रह गई है, तो वो ग्लूकोज को भी, ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, वापस नॉर्मल की तरफ लेके आएगा। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, और जो सिम्फेटिक सिस्टम ने पेनक्रियाज की एक्टिविटी को रोका हुआ था उसको वापस चलाएगा ये। आगे चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक के लास्ट की तरफ। बिल्कुल but this cursor is not moving। लास्ट में रखे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो ह्यूमन बॉडी में कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स हैं। एक ऐसी कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम चला रहा है, इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड शामिल है और सारे हमारे न्यूरॉन्स, एक पूरा नेटवर्क है हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स का, उसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम। जबकि एक सिस्टम ऐसा जिसको हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं, केमिकल्स हार्मोन्स, उस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो बच्चे दो सिस्टम है हमारी बॉडी में अलग अलग। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम जिसको कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स। जबकि जो दूसरा सिस्टम है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? केमिकल्स और ग्लैंड्स, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, इनको हम मजीद आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। एड्रेनल ग्लैंड बच्चे किडनी के ऊपर होता है। तो ये सारे ग्लैंड्स केमिकल कोऑर्डिनेशन मदद कर रहे हैं। इसको हम मजीद इंशाल्लाह डिटेल में आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आ गई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।